नमस्कार मित्रों, चर्चा में के नए अंक के साथ फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके सामने, उमेश चतुर्वेदी। मित्रों, आज हिंदी दिवस है, भारत की राजभाषा का दिवस। 14 सितंबर को हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं। सरकारी दफ्तरों में, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, कारोबारी जगहों में हिंदी को लेकर के बड़ा उत्साह होता है। 14 सितंबर के ही दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, उसे मंजूर किया था। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिर्फ 2.5 दिनों तक हिंदी को लेकर के बहस चली थी और हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने के लिए, हालांकि राष्ट्रभाषा तो नहीं बनाया जा सका, राजभाषा बनाने के लिए जो प्रयास चल रहे थे उसके ठीक पहले अंबेडकर ने, जो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मसविदा समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त आइडिया भारत की भावी राजभाषा के लिए दिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे उन दिनों अंतरिम प्रधानमंत्री थे और भारत की राजनीति के प्रमुख स्तंभ थे, उनको एक सुझाव दिया था। सुझाव यह था कि भारत की राजभाषा हिंदी की बजाय संस्कृत को होना चाहिए। और इसके पीछे उनका एक तर्क था। तर्क ये था कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने सारे संस्कार, हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, सनातनी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, अपने सारे संस्कार वो संस्कृत में करता है। आप देखेंगे कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के विवाह, उपनयन, मुंडन, तमाम तरह के जो संस्कार हैं, उस देव पूजन, सारे संस्कार, पूजन, श्राद्ध, सब कुछ संस्कृत के श्लोकों को जरिए होता है। और ये प्रचलन सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं है, ये विंध्य के दक्षिण, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वाले क्षेत्रों में भी है, पूर्वी भारत में भी है, पश्चिमी भारत में भी है, उत्तरी भारत में भी है, पूर्वोत्तर भारत में भी है। तो उनका मानना था, अंबेडकर का मानना था कि अगर संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाएगा तो 2 काम होंगे। एक तो दक्षिण भारत भी विरोध नहीं कर पाएगा। उनको अंदेशा था, क्योंकि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम के तहत जो सरकार बनी थी प्रांतों में, 8 प्रांतों में सरकार बनी थी, उसमें मद्रास प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्हें प्रीमियर कहा जाता था, सी राजगोपालाचारी ने अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को लागू कर दिया था। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो गांधी जी के प्रिय शिष्य रहे। खासतौर पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के विस्तार को लेकर के बड़ा काम किया था श्री राजगोपालाचारी ने। 22 साल तक काम किया था जमनालाल बजाज के साथ। तो श्री राजगोपालाचारी ने जब हिंदी प्राथमिक शिक्षा में लागू की पढ़ाई के लिए, तो उसका विरोध C.A. अन्नादुरई ने किया था। तो अंबेडकर को अंदेशा था, आशंका थी कि हिंदी को लेकर के विरोध हो सकता है, तो उन्होंने संस्कृत का नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। संस्कृत भारत की राजभाषा नहीं बन पाई। अंबेडकर की सोच थी, अंबेडकर ने खूब संस्कृत का गहन अध्ययन किया था और उसके जरिए वो भारत के जो बहुविध ज्ञान परंपरा रही है उसका उन्होंने अवगाहन किया था, बहुत पढ़ाई की थी। तो अंबेडकर को लगता था कि अगर संस्कृत राजभाषा बनेगी तो केंद्र बिंदु बनेगी भारतीय भाषाओं की, तो जो उसका अगाध ज्ञान भंडार है, उसका साहित्य है, उस पर दुनिया का ध्यान जाएगा, भारतीय भी उसको पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और भारत को एक नई दृष्टि मिलेगी। लेकिन पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि जवाब ही नहीं दिया था। और फिर 2.5 दिनों की बहस के बाद भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के तौर पर मंजूरी दी। हिंदी को 26 जनवरी 1950 से लागू होना चाहिए था, लेकिन तमिलनाडु के लोगों ने
और कुछ और चुटपुट विरोधियों के चलते हिंदी को 15 साल तक के लिए लागू होने से, मतलब अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा के तौर पर स्थापित, सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर स्थापित होने से रोक दिया गया। मित्रों, गलती यही हुई। जब इंडोनेशिया आज़ाद हुआ तो वहाँ के नेता जो बाद में राष्ट्रपति बने, सुकर्नो, उन्होंने उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने काम करना शुरू किया आज़ाद देश के रूप में, डच भाषा जो वहाँ चलती थी उसको विदा कर दिया और अपने कामकाज की भाषा इंडोनेशियन भाषा को बना दिया। 1922 में जब कमाल अतातुर्क को तुर्की मिली, तुर्की को उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं से आज़ाद कराया, तो उन्होंने अंग्रेजी को तत्काल प्रभाव से हटा करके तुर्की की भाषा में काम करना शुरू किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदी विरोध को देखते हुए मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जबकि वो कड़क मिजाज के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ध्यान देना चाहिए राष्ट्रभाषा को लेकर के उनको, या राजभाषा को लेकर के उनकी धारणा क्या थी, उनका प्यार कैसा था, इसको देखना पड़ेगा कि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हिंदी के विरोध को दमन पूर्वक कुचल दिया जाना चाहिए। किसी पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, तो बोले हाँ बिल्कुल, नोट करिए कि हिंदी के विरोध को बल के आधार पर, बल से, ताकत के दम पर कुचल देना चाहिए। लेकिन हिंदी जब 1965 में 26 जनवरी को लागू होने वाली थी पूरे देश की राजभाषा के तौर पर, तो उसका बड़ा विरोध हुआ, खासतौर पर तमिलनाडु में। और उस समय तमिलनाडु के जो द्रविड़ आंदोलन के नेता थे, उन्होंने तो 26 जनवरी के दिन तमिलनाडु के हर घर पर काला झंडा फहराने का मतलब एक तरह से अपील कर दिया था, काला झंडा फहराने की अपील कर दी थी और उसका आह्वान कर दिया था। हालांकि बाद में उनको लगा कि गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा करना उचित नहीं होगा, तो उन्होंने 25 जनवरी की तारीख तय की थी। तो मुझे लगता है उसके बाद हिंदी को अनंत काल तक के लिए टाल दिया गया है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि हिंदी भारत में राजभाषा के पद पर रस्मी तौर पर आसीन होते होते या हो करके रह गई। तब से लेकर के अब तक आप देखेंगे कि जब सितंबर का महीना आता है तो सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों में हिंदी को लेकर के थोड़ा सा उत्साह दिखता है। निबंध प्रतियोगिता होती है, कहानी लेखन प्रतियोगिता होती है, कविता वाचन प्रतियोगिता होती है, हिंदी टंकण प्रतियोगिता होती है, हिंदी के व्याख्यान होते हैं, और ये रस्म हफ्ते 15 दिन या महीने दिन में पूरी हो जाती है। और फिर जो सरकारी दफ्तरी कामकाज है, शुद्ध हिंदी भाषी राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, तो दफ्तरी कामकाज और केंद्र सरकार के दफ्तरों में अंग्रेजी का फिर से 1950 के पहले की स्थिति में ही जो होती थी उसी तरह से बोलबाला बन जाता है। तो हिंदी जो है सरकारी तौर पर रस्मी बन के रह जा गई है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी का चयन करने का तरीका है, उसमें भारतीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। वही सफल होकर के आ सकता है जिसको अंग्रेजी आती है या जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों में तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता कम होती गई है। तो जाहिर है कि जो जिस भाषा के माध्यम से पढ़ के आएगा, उसकी सोच, उसके सोचने का तरीका, उसके विचार करने का तरीका या उसकी आदत उसी भाषा में होगी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये स्वीकार करने में कोई उरेज नहीं है कि भारत की जो नौकरशाही है, जो नीति निर्माण करती है या राजनीतिक नेतृत्व की बनाई हुई नीतियों को ज़मीनी स्तर पर उतारती है, उसकी मूल भाषा अंग्रेजी है। मेरा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, किसी भारतीय भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक यह व्यवस्था बनी रहेगी, हिंदी में जब कामकाज करने वाले लोग हिंदी के लिए तैयार ही नहीं होंगे,
होंगे, हिंदी में नीति निर्माण नहीं होगा, हिंदी में जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं होगी। और हिंदी क्यों, मैं भारतीय भाषाओं की बात करता हूँ। हिंदी का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है, भारतीय भाषाएं हैं। क्योंकि अलगू राय शास्त्री जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा में हिंदी को लेकर के जो डिबेट हो रही थी उसमें ये कहा था कि हिंदी जो है भारतीय भाषाओं में ज्येष्ठा है, बड़ी बहन है, इसलिए उसको ये संपर्क भाषा या राजभाषा के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भारतीय भाषा कमतर है। हम तो अंग्रेजी को भी कमतर नहीं मानते हैं, अंग्रेजी को भी सीखना चाहिए, लेकिन वर्चस्ववादी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक हिंदी के प्रति या भारतीय भाषाओं के प्रति भारतीय नीति निर्माण में जो एक किनारे रखने का बोध है नहीं बदलेगा, हिंदी सही मायने में भारत की राजभाषा नहीं बन पाएगी। ये तो शुक्र है बाजार का, कारोबार का, संचार के माध्यमों का, आवागमन के साधनों का, पर्यटन का, तीर्थ यात्रा का, कि हिंदी भारत के बहुसंख्यक समाज की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। आप कहीं भी जाइए, संपर्क के लिए आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं और आपको घोर गैर हिंदी भाषी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हिंदी के विस्तार में सिनेमा ने बड़ा योगदान दिया है। आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आजकल, वो कुछ टैलेंट हंट होते हैं टेलीविज़न चैनलों पर, गीत गाने के, म्यूजिक के, ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो धारा प्रवाह हिंदी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी के गाने उगा लेते हैं और उन गानों पर बढ़िया नृत्य भी प्रस्तुत कर पाते हैं। उस गानों के लय से, उन गीतों के लय से ताल मिला लेते हैं। मुझे लगता है कि सरकारी तौर पर भले हिंदी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई हो, सरकारी तंत्र की ओर से उसको बहुत ज़्यादा प्रसारित होने का मौका न मिल पाया हो, लेकिन बाजार ने वो काम कर दिया है, आवागमन के साधनों ने कर दिया है, तेज आवागमन के साधनों ने, तीर्थ यात्राओं ने किया है, पर्यटन ने किया है और कारोबार ने किया है। मुझे ताज्जुब पहली बार हुआ था, अब नहीं होता है, कि जब विदेशी बड़ी कंपनियां हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपने उत्पाद को ले जाना चाहती थी तो हिंदी के पत्रकारों से संपर्क करती थी ताकि वो उनके प्रोडक्ट के बारे में हिंदी में लिख सकें और उनका प्रोडक्ट हिंदी भाषी जनता के दिलों तक पहुंच पाए। वो चाहते तो अंग्रेजी में भी कर सकते थे, वो अब भी करते हैं लेकिन जब उनको भारत के एकदम ज़मीन पर पहुंचना होता है, अगर उनको हिंदी हार्टलैंड में पहुंचना होता है तो हिंदी में करते हैं काम। तमिलनाडु जाना होता है तो तमिलनाडु की भाषा तमिल में करते हैं, केरल में जाना होता है तो मलयालम में करते हैं, बंगाल में जाना होता है तो बांग्ला में करते हैं, पंजाब में जाना होता है तो पंजाबी उनकी भाषा होती है, उड़ीसा में जाना होता है तो उड़िया उनकी भाषा होती है। मुझे लगता है कि बाजार, आवागमन के साधन, पर्यटन और तीर्थ यात्राओं को हमें आभारी होना चाहिए, तीर्थ यात्राओं का हमें आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हिंदी को उस गति से बढ़ाया जिस गति से घोर हिंदी विरोधी माहौल में हम उसके आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते थे। मित्रों, हमारा यह विचार आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर जाहिर कीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपना स्नेह दीजिए। नमस्कार।